स्वागत है आपका। मैं हूं रवि मिश्रा। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी बुलेटिन बैलेट बुलेटिन। यूपी की राजनीति से अयोध्या का चैप्टर कभी खत्म नहीं हो सकता। चुनावी शब्दावली में कहने को तो ये एक सीट है, पर हर दौर में हर दल के लिए इसके अपने अपने गूढ़ और दूरगामी राजनीतिक मायने हैं। कांग्रेस, भाजपा, सपा के बाद अयोध्या को केंद्र में रखकर अब बीएसपी ने एक सियासी तीर छोड़ा है, जिसके जरिए यूपी में एक समुदाय को विशेष संदेश देने की कोशिश की गई है। बसपा ने यहां से मुस्लिम कैंडिडेट का नाम तय कर यह साफ कर दिया है कि उसकी नजर सपा के उस वोट बैंक पर है जिसके जरिए वो सत्ता के अपने समीकरण तय कर रही है। बीएसपी के लिए जीत का गणित साफ है कि उसे हर हाल में मुस्लिम समुदाय या उसके बराबर का कोई दूसरा वोट बैंक चाहिए ही चाहिए। और अयोध्या में मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर एक तरफ उसने जहां सपा के लिए चुनौती रख दी है, तो दूसरी ओर भाजपा को भी पुराने स्टैंड की ओर जाने पर मजबूर कर दिया है, कम से कम अयोध्या में। लेकिन इसका असर क्या अयोध्या तक रहेगा? क्या माया के इस दांव का असर सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर होगा? क्या ऐसे फैसले लेकर माया मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीतने में कामयाब होंगी जो मुजफ्फरनगर और दादरी के मामलों से कुछ आशंकित हो गया था? क्या है इस कदम का मतलब? और दलित मुस्लिम गठजोड़ अगर बनता है तो क्या यह माया को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने में सक्षम होगा? तो आज माया के मुस्लिम कार्ड पर ही करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं बैलेट टॉप 10। यूपी में फिर से तेज हुए सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन के कयास। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने दिए संकेत, कहा नए साल में बन सकते हैं नए समीकरण। नाकाम साबित हुई सपा में सुलह की एक और कोशिश। अखिलेश और मुलायम के बीच हुई बैठक रही बेनतीजा। सूत्रों के हवाले से खबर, अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार नहीं अखिलेश, टिकट बंटवारे का अधिकार भी अपने पास रखना चाहते हैं सीएम। सपा के कुनबे में मचे संग्राम पर विरोधी दलों ने साधा निशाना। बीजेपी का आरोप, समझ बूझकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं मुलायम। बसपा ने कहा जनता चुनाव में देगी सपा की नौटंकी का जवाब। सपा में जारी कलह पर बाहुबली अतीक अहमद ने भी दिया बयान, कहा बैकवर्ड हिंदू और बैकवर्ड मुसलमान की पंचायत नहीं होती है आसान, बोले फिर भी लगता है कि जल्द निकल जाएगा समाधान। विवादित बयान पर चुनाव आयोग के नोटिस के बाद बदले साक्षी महाराज के सुर, कहा किसी खास वर्ग को लेकर नहीं दिया था बयान, जवाब के लिए बनाया बहाना, बोले आयोग हिंदी में भेजे नोटिस नहीं समझ में आती है अंग्रेजी। विरोधी दलों ने साक्षी महाराज के बहाने साधा बीजेपी पर निशाना है, बोले चुनाव में नफरत की राजनीति को बढ़ावा देती है बीजेपी, साक्षी महाराज जैसे नेताओं पर लगना चाहिए बैन। मायावती के भाई के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई पर भी चढ़ा सियासी रंग। विपक्षी दलों ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा नोटबंदी के खिलाफ बोलने वालों पर कार्रवाई कर रही है मोदी सरकार। मायावती के भाई के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई पर बीजेपी ने किया पलटवार। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का आरोप, कहा जिसने भी खेला होगा भ्रष्टाचार का खेल उसे जाना ही होगा जेल। टिकट बंटवारे को लेकर हुई बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने की अध्यक्षता। मीटिंग में उम्मीदवारों की सूची को दिया गया अंतिम रूप। कल दिल्ली में यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे राहुल गांधी। सूबे के सियासी हालात और चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा भी हो सकती हैं शामिल। तो ये थी आज की बैलेट टॉप 10 की 10 बड़ी खबरें। और अब आइए आज की अहम राजनीतिक बाइट्स देखते हैं, अहम बयान देखते हैं बैलेट बाइट में। तो आज की बैलेट बाइट, सूबे में सपा और कांग्रेस के गठबंधन की बुझ चुकी आस को उस वक्त फिर से रोशनी मिल गई जब कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने फिर से इसके संकेत दे दिए। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। लोकतंत्र तो इसी का नाम है कि सभी राजनीतिक दल आपस में मिलते जुलते रहें। कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो किसी को किसी के साथ नहीं है। मुलाकात थोड़ी अलग होगी ना सर? नहीं, अभी तो कोई ऐसी मुलाकात हुई नहीं है। अभी कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ मुलाकात। तो मुलाकात होगी तो जाहिर है नया साल है, नए साल में हम सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। और चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राजनीतिक दलों की आपसी खींचतान भी बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच सपा के कुनबे में भी कभी लगता है कि सब ठीक है, तो कभी फिर से कलह की चिंगारी दिखाई देने लगती है। तो आज समाजवादी खेमे की कलह पर किसने क्या कहा और उसके मायने क्या हैं, आप खुद सुनिए। मुझे नहीं लगता कहीं टकराव है। 90% लोग मुख्यमंत्री जी के साथ हैं,
उनके नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं। नेताजी ने भी कह दिया, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा कि नेताजी अखिलेश को उनकी 5 साल के इम्तिहान को पास करने दें और हम विश्वास से जीत के आएंगे। नेताजी का ही सम्मान होगा। ये जो मुलायम सिंह के परिवार के अंदर, समाजवादी परिवार के अंदर जो खींचातानी चली है, वो एक तरह से अखिलेश यादव को बचाने का पूरा प्रयास रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री फिर से घोषित करना है तो उनके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी न लगे, तो इसलिए ये पिंग पोंग का जो गेम है ना, वो चलता रहा। कभी अखिलेश के ऊपर गुस्सा फोड़ा, फिर अखिलेश को अपने साथ रखा, फिर मुलायम सिंह के ऊपर गुस्सा आया, कभी राम गोपाल, कभी शिवपाल। उत्तर प्रदेश की जनता ये जो नौटंकी है उससे समझ चुकी है। वैसे तो यह साफ है कि नेताजी की नाराजगी रामगोपाल को लेकर है, लेकिन नरेश अग्रवाल की माने तो सपा के ज्यादातर राज्यसभा सांसद रामगोपाल के साथ है, वहीं बसपा ने इसे नौटंकी करार दिया है। देखिए, राज्यसभा में बहुमत एमपीओ का रामगोपाल जी के साथ है। अब नेताजी तक क्यों पत्र लिखा दिया कि मैं नहीं जान पाया हूँ। नेताजी हम एमपीओ को बुलाएंगे तो हम लोग भी कह देंगे हमारा बहुमत रामगोपाल जी के साथ है, रामगोपाल जी हमारे नेता हैं। हमारे कर उसके बाद ये स्थिति नहीं रहेगी। इलेक्शन कमीशन में दोनों पक्षों ने दिया है, बाकायदा अखिलेश के पक्ष में है। इलेक्शन कमीशन भी जल्दी निर्णय ले लेगा। वहाँ कौन मुख्यमंत्री बने या न बने ये उनकी पार्टी का मामला है, पार्टी तय करेगी। पर ये जरूर उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि मुलायम सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, गुंडा राज रहा। अखिलेश यादव 1 बार मुख्यमंत्री हुए, अति गुंडा राज हुआ। तो ये गुंडा राजों की पार्टी है। उत्तर प्रदेश इनसे दोनों से बाप बेटों से छुटकारा चाहती है। बाकी नाटक नौटंकी ये लोग करते रहेंगे। और इधर बाहुबली अतीक अहमद का कहना है कि समाजवादी परिवार की पंचायत आसान नहीं है। हालांकि ये भी कहा कि समाधान फिर भी हो जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने इसे ग्रेट फैमिली ड्रामा बताया। भाई, हम आपसे एक लाइन की बात कहते हैं जी, कोई माइक लगाई नहीं मुझे। वही बात हमने कहा कि उसका माने तो समझो जो मैं कह रहा हूँ कि बैकवर्ड, भाई नेताजी का परिवार भी तो बैकवर्ड है जी। तो बैकवर्ड हिंदू, बैकवर्ड मुसलमान बहुत जिद्दी होता है। इनकी पंचायत आसान नहीं होती। अब घर की लड़ाई तो और मुश्किल होती है। तो ये हो रहा, लेकिन समाधान हो जाएगा। नेताजी का पारिवारिक ड्रामा, इससे देश और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। वे अपना ड्रामा अपना जारी रखें, हमें उत्तर प्रदेश देखना है। उत्तर प्रदेश के जो हालत हैं, इस परिवार ने इमोशनल उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। 4.5 पौने 5 साल भ्रष्टाचार किया और उसके बाद इमोशनल ड्रामे से चुनाव में जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए। आज भी विकास, उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश में अच्छी सरकार, यही मुद्दा है। वहीं यूपी की सियासत में आज मायावती के भाई के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई का मसला भी छाया रहा। जहां कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने इस पर हमला बोला। मायावती जी के बारे में पहले भी एक सेलेक्टिव लीक की गई सरकार की तरफ से, और ये दूसरी बार सेलेक्टिव लीक की गई है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसके जो 37 लोग मुख्तलिफ जगहों पर काले धन के साथ पकड़े गए हैं, उनके बारे में कोई तफसील बताई है उसने। उसकी इंक्वायरी हो रही है, नहीं हो रही है। उसके साथ साथ जो 14,000 करोड़ का मामला एक शाह नाम के आदमी के पास था, जिसने 14,000 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया था, उसको आज तक पता नहीं वो कहाँ है। सरकार बताएगी वो कहाँ है। देखिए, मुझे लगता है 1300 नहीं, बहुत बड़े एसेट्स हैं उनके पास, और आज नहीं कल तो उनको जेल जाना ही है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार, राजनीति में जो व्यापार का रूप दिया है वो मायावती जी ने दिया है। टिकटों को बेचना, ये सबको पता है, स्पष्ट है। इस तरह से मुझे लगता है किसी पार्टी ने कभी नहीं किया। बहन जी को और उनके भाई को एक न एक दिन जेल जाना ही पड़ेगा, मुझे लगता है इन मामलों में। और कांग्रेस का आरोप है कि सरकार का यह कदम बदले से प्रेरित लग रहा है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून सबके लिए एक है। मायावती जी के भाई आनंद कुमार को नोटिस भेजा बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे मामलों में उनको खुलासा करना चाहिए तथ्यों का, किन तथ्यों के आधार पर यह नोटिस जारी किया गया और ये जांच शुरू हुई। अन्यथा लोग ये समझेंगे कि सरकार की नोटबंदी के खिलाफ मायावती जी भी बहुत बढ़ चढ़ के बोल रही हैं उनके खिलाफ में, और पॉलिटिकल वेंडेटा की कार्रवाई ना नजर आए, इसलिए पूरे तथ्य सामने आए हैं, आने चाहिए।
मायावती जी के पास जो संपत्ति है, जो उन्होंने अलग अलग मदों में रखी हुई है, उनके भाई ने जो अपने नाम से संपत्ति अर्जित की है, उससे साफ स्पष्ट आता है कि ये जो है वो गैर कानूनी तरीके से एकत्रित की गई संपत्ति है। और इसमें तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा, विभाग अपनी कार्रवाई करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ईडी है, वो अपनी कार्रवाई करेगा। इस देश का कानून सबके लिए समान है। वहीं साक्षी महाराज को उनके जनसंख्या वाले बयान के लिए चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है, जिस पर उन्होंने सफाई दी है, जबकि विरोधियों ने उन पर निशाना साधा है। मैंने भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की। मैंने किसी को ठेस पहुंचाने के लिए या वोट मांगने के लिए, या वोट मैंने मांगा हो, ना वोट मांगा, ना वोट मांगने की बात की, ना किसी संप्रदाय का नाम लिया। केवल भारत में जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, ये नहीं बढ़नी चाहिए। और 4 बीबी 40 बच्चे एक संप्रदाय के लोग अपने साथ जोड़ ले, क्यों? हमारे भगवान कृष्ण 16,108 बीबियां रखते थे और सबसे 10-10 बच्चे उन्होंने पैदा किए। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं। आज भी हिंदुस्तान में पता नहीं कितने हिंदू एकाधिक विवाह करते हैं। धर्म को लेकर इस समय फिर टकराव पैदा करना चाहते हैं। वो वही ताकते हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर दादरी के अंदर लिंचिंग की थी अखलाक की, और मुजफ्फरनगर का दंगा कराया था। साक्षी महाराज हो या मुलायम सिंह जी हो और अखिलेश यादव हो, दोनों में मिली भगत है। दोनों ही उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से खून की होली खेलना चाहते हैं। और साक्षी महाराज ने कहा कि उन्होंने किसी खास वर्ग पर टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन कांग्रेस ने उन पर धर्म की सियासत करने का आरोप लगाया है। मैंने किसी संप्रदाय का नाम लिया ही नहीं, मैंने सबके लिए कहा है। तो मुझे लगता है नोटिस का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, ये उनका धर्म है। मेरा धर्म बोलना था, नोटिस देना उनका धर्म है। अब मेरा धर्म बनता है कि मैं सही सही उसका उत्तर दूं। अब इंग्लिश में नोटिस उन्होंने भेजा है, मैं उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूं, तो मैंने दिल्ली अपने कार्यालय को कहा है कि जरा रिक्वेस्ट करें कि हिंदी रूपांतर में नोटिस भेज दें। साक्षी महाराज कौन है? ये वही व्यक्ति तो हैं जिन्होंने नथुराम गोडसे को एक देश प्रेमी और महात्मा गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन किया था, और मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, उसके बाद उनको भाजपा की केंद्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया था। साक्षी महाराज जैसे लोगों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी समाज में टकराव, समाज में घृणा और समाज में धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए करते आए हैं। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बैलेट बुलेटिन और अब आज की पॉलिटिकल स्टोरी। जी आज की बैलेट स्टोरी, उत्तर प्रदेश की सियासत में राम जन्मभूमि मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसे हाथ लगाने की हिमाकत अब बीजेपी भी करने से हिचकती है। इतिहास गवाह है कि जाति संप्रदाय के चुनावी गणित में उलझे उत्तर प्रदेश में ये इकलौता ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों का अपना अपना आकलन है। बावजूद इसके कोई पार्टी इस सीट से मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं देती, लेकिन लगता है कि इस चुनाव में बसपा का गणित कुछ और कहता है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद तमाम सियासी सूरमा अपनी अपनी रणनीति के मुताबिक विपक्षियों को पटखनी देने में लगे हैं। जाति और धर्म की राजनीति करने वाली बीजेपी और सपा दोनों ही जनता को विकास का ख्वाब दिखा रहे हैं, जबकि कांग्रेस की नैया तो अब सपा के युवराज के भरोसे है। लेकिन इन सब के बीच बसपा के हाथी ने ऐसी करवट ली है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े बड़े घाघ भी हाथी की इस चाल से भौचक्के रह गए हैं। दरअसल बसपा ने सियासी समीकरण को भांपते हुए इस बार अयोध्या से मुस्लिम प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया है, जो अयोध्या के पिछले 36 साल के चुनावी इतिहास में पहली बार है। दरअसल 1960 के बाद ये पहली बार है जब किसी मुख्य धारा की पार्टी ने अयोध्या में मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा हो। सियासत में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद गरमाने के बाद कभी
किसी सियासी दल ने मजहबी रंग में डूबे इस मुद्दे पर अयोध्या में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मौजूदा समीकरण ताड़ते हुए इस बार बड़ा दांव खेला और अयोध्या से बज़मी सिद्दीकी को टिकट दे दिया। हालांकि बज़मी सिद्दीकी का यह पहला विधानसभा चुनाव है, लेकिन मुस्लिम वोटरों को लुभाने में सिद्दीकी अगर कामयाब हुए तो बसपा के खाते में अयोध्या के हिस्से से पहली जीत आ जाएगी। अयोध्या की सीट फिलहाल सपा के खाते में है। सपा उम्मीदवार पवन पांडे ने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लल्लू सिंह को शिकस्त देकर ये सीट हथियाई थी, जो साल 1991 से लगातार 21 साल तक वो यहाँ से जीतते रहे। ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प होगा कि हाथी की ये चाल उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या धमाल मचाती है, क्योंकि सच तो ये है कि अयोध्या तो बहाना है, बसपा का असली निशाना तो मुस्लिम वोट बैंक हथियाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जाति, धर्म या भाषा के आधार पर वोट मांगना गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में शायद ये निर्देश या ये सलाह लागू नहीं होती, क्योंकि हर दल लगभग यही करता नजर आता है। कोई भी दल इससे अछूता नहीं है। धर्म हो, जाति हो, इसके समीकरण के ही आधार पर टिकट बांटे जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर बीएसपी का ये जो मूव है वो कितना काम आएगा। कृष्णकांत पांडे हैं कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, और डॉक्टर चंद्र मोहन है, और साथ ही मनमोहन राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी इस वक्त जुड़े हैं। डॉक्टर चंद्र मोहन बीजेपी से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मुनव्वर हसन से भी बात करेंगे, बीएसपी लीडर हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो कृष्णकांत पांडे से सवाल है मेरा कि इतने लंबे समय तक अयोध्या मुसलमानों के लिए बड़ा सेंटिमेंटल इशू रहा है, किसी पार्टी ने हिम्मत क्यों नहीं की कि एक मुस्लिम कैंडिडेट को वहां से चुनाव लड़ाया जाए, इंक्लूडिंग यू? जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 1991 में अयोध्या के मुद्दों को उठा करके जिस तरह से हिंदू, मुसलमान और भाईचारा के बीच में बाबरी मस्जिद विवाद और ये सब को लेकर के जिस तरह से एक भाईचारा को समाप्त करने का, दूर करने का काम किया था, उसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में ही एक सियासत दूसरे ढंग की होने लगी थी, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत नहीं था। धीरे धीरे किसी तरह से वह सारी स्थिति सामान्य होने लगी। जहां अयोध्या में जिस तरह से हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ चाय पीते, एक साथ उठते बैठते हैं, वैसे में चूंकि बीजेपी के ही राह पे चलने वाली ये बहुजन समाज पार्टी है। अगर बीजेपी को हम सांप्रदायिक कहते हैं जिस तरह से धर्म के आधार पे, तो जात के आधार पे कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी भी सांप्रदायिक पार्टी है। इतिहास रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर सत्ता में भी रहे हैं, और यह कहीं न कहीं ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं। सवाल मेरा सर कुछ और था, मैं सवाल दोहराऊंगा। देखिए अयोध्या से उम्मीदवार, देखिए ये सारी बातें हम बहुत चर्चा कर चुके हैं और लगातार करते रहते हैं, ठीक है, ये आरोप आपका नया नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ 35 साल हो गए कोई मुस्लिम कैंडिडेट अयोध्या के एमएलए के लिए चुनाव नहीं लड़ता है, और पहली बार बीएसपी ये कदम उठाती है। इतना वक्त क्यों लग गया तब, जबकि मुसलमानों के हितैषी होने का दावा लगभग सभी पार्टियां करती हैं जो बीजेपी का विरोध करती हैं? मुसलमान अयोध्या से ही कैंडिडेट दे देने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम मुसलमानों के हितैषी हो गए। हिंदुस्तान में तमाम सीटें हैं जहां से मुसलमान भी लड़ते हैं, हिंदू भी लड़ते हैं, लेकिन केवल मुसलमान वहां से लड़े अयोध्या से, इसका साफ साफ मतलब है, मुझे कहने में जरा भी कोई नहीं है कि अयोध्या से मुसलमान 35 साल में कोई नहीं लड़ा। मतलब है एक बार भाईचारा को दूर करने की कोशिश हो रही है। 35 साल में कोई नहीं लड़ा। 35 साल में अयोध्या में नहीं और तमाम जगहों पे मुसलमान उम्मीदवार करीब, ठीक है। डॉक्टर चंद्र मोहन, कोई नहीं लड़ा अयोध्या। डॉक्टर चंद्र मोहन, बीजेपी का क्या टेक है? बीएसपी ने कैंडिडेट उतारा है, और बीएसपी का जब बीएसपी अनाउंस कर रही थी, मायावती खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उन्होंने टिकटों को किस तरीके से बांटा है, जाति के आधार पर या फिर मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए उन्होंने ये गिनाया था कि किन किन वर्गों को हमने कितनी कितनी जगह दी है। अयोध्या में एक मुस्लिम चेहरा लाने के पीछे क्या स्ट्रैटेजी आपको लगती है? आप लोगों के लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह, कैसे देखते हैं आप ये? बहुजन समाज पार्टी आज मुद्दा विहीन हो गई है, और मुद्दा विहीन वो उसी समय हो गई थी जब बहन जी 2012 का चुनाव हारने के बाद में और दिल्ली मूव कर गई थी।
उन्होंने अपने आप को उत्तर प्रदेश से अलग कर लिया था। वो उत्तर प्रदेश के विधान मंडल में हो सकती थी, विधान परिषद में भी हो सकती थी, विधानसभा में भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने पलायन का रुख अख्तियार किया। और उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में अराजकता होती रही, बहन जी कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। आज बहन जी को पता है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है, तो वो पूरा जो चुनाव लड़ रही हैं वो केवल और केवल प्रत्याशियों के बलबूते पे लड़ रही हैं, और उसी का ये परिणाम है। क्योंकि जिस तरीके से वो अहंकार में, क्योंकि उनका अहंकार स्वभाव है, अहंकार में सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। जिस समय वो सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे, बता रही आपने सारी बातें कही, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। नहीं, सवाल का जवाब तो मैं दे ही रहा हूं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो के पास में कहने को कुछ भी नहीं है उनके पास में, क्योंकि भ्रष्टाचार की वो देवी हैं, तो उनके पास बताने को कुछ नहीं है। मुस्लिम कैंडिडेट उतारने के पीछे क्या वजह है? मुनव्वर हसन, बीएसपी से ले लेते हैं एक कमेंट। अयोध्या में मुस्लिम कैंडिडेट, मैं मानता हूं कि किसी दूसरी पार्टी ने अभी तक ऐसा नहीं किया था, आप लोगों ने किया है, और ये कहते हुए कि मुस्लिम मतदाता बीएसपी को वोट दे पूरे उत्तर प्रदेश में। क्या इसे एक जेस्चर ना माना जाए, ताकि एक मैसेज आप दे सके पूरे उत्तर प्रदेश में? अयोध्या से चुना आपने। देखिए मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी बदलाव ला रही है उत्तर प्रदेश में। ये नोटबंदी से बदलाव आने वाला नहीं है। जहां पे आज तक किसी ने जो ना मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने की हिम्मत नहीं की, वहां पे बहन जी ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया, तो इसमें क्या बुराई हो सकती है? ये बदलाव की राजनीति है, नोटबंदी से बदलाव नहीं होने वाला। ये बताइए, जो उत्तर प्रदेश में जो ना आप ये बताइए तक कि चल रहा मुस्लिम था, मतदाता जो है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। सरकार ने, ठीक है, नोटबंदी पे हम बाद में बहस कर लेंगे। मुस्लिम मतदाता आपको वोट क्यों करे? समाजवादी पार्टी का एक ट्रेडिशनल वोटर रहा है और समाजवादी पार्टी क्लेम करती रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बार मुसलमान आपको वोट देंगे या आपकी तरफ उनका झुकाव होगा? ऐसा क्या किया है आप लोगों ने अब तक? नहीं, हम जो है ना उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं चाहते, हम तो सारे समाजों का वोट चाहते हैं। हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते। हम तो उत्तर प्रदेश के गरीब, दबे कुचले, दलित, अल्पसंख्यक सभी की राजनीति करते हैं। हम चाहते हैं कि सभी का विकास हो। जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, उसने कोई विकास कार्य नहीं किए उत्तर प्रदेश में। उसने जो ना लॉ एंड ऑर्डर। मनमोहन राय हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे हैं। मनमोहन राय, क्या यही लॉजिक है बीएसपी का? बड़ा सिंपल, बड़ा सीधा साधा सच्चा सा जवाब है, मान लेते हैं इसको, आसान है क्या? जी, बसपा का जो स्ट्रेटजी है वो इधर कुछ बदली है। उसमें बहन मायावती जो बसपा की प्रमुख हैं, उनको अब ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जो दो धड़े में हो गए, उसमें मुस्लिम मतदाता जो 18-19% है यूपी की पॉपुलेशन का, वो अब समाजवादी पार्टी उनकी ट्रेडिशनल पार्टी भले रही हो, लेकिन अब इन दो धड़ों में अपना वोट विभाजित करके भाजपा को बढ़त नहीं देगा। तो ऐसी सूरत में मुस्लिम मतदाता के पास ऑप्शन बचता है बसपा। इसी स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने काफी सारी टिकट भी मुस्लिम कैंडिडेट को दिए हैं। और अयोध्या एक सिंबॉलिक सीट है। अयोध्या एक ऐसी सीट है, जैसे आपने बताया अपने शुरुआत में प्रोग्राम में, कि 36 साल तक कोई मुस्लिम कैंडिडेट किसी भी पार्टी का नहीं रहा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो। और यहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन इस सीट पे थोड़ी कम है, लेकिन बहन मायावती इस सीट से मुस्लिम कैंडिडेट उतार के मैसेज ये देना चाह रही हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान कैंडिडेट खड़ा किए, हम ही मुस्लिम हितों की रक्षा करेंगे और हमारे पार्टी से ही मुसलमान जुड़ा है। तो अयोध्या में मुस्लिम चेहरा उतारने के पीछे अयोध्या की सीट नहीं, पूरे यूपी में मैसेज देना है मायावती। तो क्या इसे एक पॉलिटिकल शिफ्ट मान लें हम बीएसपी की, जो अब तक की रणनीति रही है चुनाव में उतरने के लिए, और जिस तरीके से सर्जन का नारा देकर अलग अलग जातियों का समूह जोड़ के बीएसपी सत्ता में आती रही है, तो इस बार मुस्लिम वोट बैंक तक रीच बढ़ाने के लिए क्या एक पॉलिटिकल शिफ्ट माने इसे हम? नहीं, बिल्कुल। पिछली बार चर्चा ज्यादा हो गई थी दलित प्लस ब्राह्मण फैक्टर की, सोशल इंजीनियरिंग की, जब 2007 में मायावती की सरकार बनी थी। लेकिन उस वक्त भी मुस्लिम मतदाता बसपा से जुड़ा था, उसने समाजवादी पार्टी को छोड़ा था, क्योंकि 2003 से 7 की जो मुलायम सिंह की सरकार थी, उसमें कल्याण सिंह की पार्टी भी एक अलायंस पार्टनर थी। कल्याण सिंह का बेटा मुख्यमंत्री एक मंत्री था मुलायम सिंह यादव की सरकार में। तो इस बार
जोर ज्यादा मुस्लिम पे है, बट अन्य वर्ग भी मायावती उन पे उतना ही काम कर रही हैं। जो टिकट उन्होंने अनाउंस किए उसमें उन्होंने संख्या बताई कि अपर कास्ट कैंडिडेट जितने पिछली बार दिए गए थे लगभग उतने ही बसपा ने इस बार भी दिए हैं। तो छोड़ वो किसी और सेगमेंट या कास्ट को नहीं रही है, लेकिन मुस्लिम मतदाता पे उनका एकदम क्लियर फोकस है, सबसे ज्यादा जोर है, इसलिए वो मोदी सरकार पे भी ज्यादा अटैक कर रही हैं। और जी मुनव्वर हसन, मुस्लिम कैंडिडेट्स पे फोकस है, ये बात हमने कई स्पीचेस में सुनी है। उन्होंने बहुत साफ साफ जिक्र किया है मायावती ने कि मुसलमान हमें वोट दें, बीएसपी को वोट दें। कुछ ठोस वजह आप बताएं। देखिए, कैंडिडेट्स को टिकट दे देना क्या उनके मेरिट को तय करेगा कि ये लोग अच्छे हैं, ये अच्छा काम करेंगे अपने इलाके के लिए? क्या आपने मेरिट के आधार पर ये टिकट्स बांटे हैं, या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ समीकरण देखे हैं जिसमें जातीय समीकरण भी है, मुस्लिम वोट बैंक भी है? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, बहन जी ने जो टिकट बांटे हैं वो सभी समाज को ध्यान में रखते हुए बांटे हैं। जिसका जो हक है वो जो ना उन्होंने उन्हें दिया है। आप जो ना देख ले, बीजेपी मुस्लिमों को एक भी टिकट नहीं देती उत्तर प्रदेश में। हुआ आपके लिए या नहीं, मेरा सवाल सुनिए, मैं एक लाइन में सवाल दोहराता हूं। कैंडिडेट का मेरिट, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी योग्यता आपका ज्यादा बड़ा तवज्जो है, या फिर उसका किसी जाति धर्म से जुड़ा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, जाति धर्म से अगर जो ना जोड़ के देखेंगे तो वो जीत के भी आ जाते हैं तो भी अपने समाज को ज्यादा फायदा नहीं कर सकते। एजुकेटेड होने चाहिए, समझदार होने चाहिए, और जो है ना लेकिन किसी भी समाज से अगर जो है ना कोई भी पार्टी लेती है, बीजेपी एक भी कैंडिडेट नहीं उतारती तो आप उसका कभी जिक्र नहीं करते। अगर बहन जी ने एक समीकरण के तहत या उन्होंने सबको एक साथ, एक सारे समाजों को साथ लेके चलने की कोशिश की है। चलिए चंद्रमोहन से पूछ लेते हैं। चंद्रमोहन, कमेंट करेंगे आप, रिएक्ट करेंगे इस पर? देखिए, बहन जी और बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से टिकट वितरण करती है रवि जी, वो सबको पता है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है किस तरीके से उनकी योग्यता का पैमाना क्या है। कितने लोग यहाँ बसपा के जो प्रतिनिधि मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि ये योग्यता को सब जानते हैं कि योग्यता का पैमाना क्या है। योग्यता का पैमाना कोई सेवा और संघर्ष नहीं है। योग्यता का पैमाना बसपा का काडर नहीं है। योग्यता का, जैसे बहन जी ने सारी सीटों का जब रवि जी विश्लेषण किया था कि इस जाति का इतना, इस जाति का इतना, तो मैं पूछना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने जो सुरक्षित सीट है उनका विश्लेषण क्यों नहीं क्लियर किया कि वो किसको दे रही हैं? एक भी कहीं काडर नहीं है। काडर की अवहेलना करना कोई, आज इसीलिए पूरे प्रदेश में बीएसपी का काडर समाप्त हो गया है। बीएसपी में योग्यता का पैमाना बदल गया है। आज बीएसपी की योग्यता का मतलब क्या है? सीधा सीधा खुला मतलब है, सब जानते हैं कि मुनव्वर हसन जवाब दीजिए। और चाहे कोई भी सीट हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, पता लग जाएगा 11 मार्च को आपको। सीधा चंद्रमोहन जी 11 मार्च को आपको पूरा पता लग जाएगा। आपको पता लग जाएगा उत्तर प्रदेश में आपकी क्या हैसियत है, आपको पता लग जाएगा, आपकी नेता को पता लग जाएगा। ये जातिवाद का नंगा नाच अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, बहुत हो गया। ये दहशतगर्दी सब जानते हैं। इंजीनियर की हत्या किसके शासनकाल में हुई? कौन था अंसारी बंधुओं के साथ में? कौन नहीं था? कौन नहीं जानता है? ये दहशतगर्दी तो बीजेपी फैलाती है। ये दहशतगर्दी, दंगों की सरकार, अराजकता की सरकार तो बसपा। अरे आपकी नेता भाग गई। अरे आपकी नेता में अगर दम होता तो उत्तर प्रदेश में रहती। आज इसी का परिणाम है कि ब्रजेश पाठक जैसे नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता भाजपा में आते हैं। बसपा में कोई रहने को तैयार नहीं है। आज कहां है बसपा? चलिए ठीक है, हम विषय से भटक रहे हैं। विषय हमारा ये नहीं था, ठीक है, ये विषय हमारा ये नहीं था। बहरहाल इतना जरूर कहूंगा कि जो रणनीति अपनाई जा रही है बीएसपी की तरफ से, उसका वाकई में कितना फायदा होता है और कितना सपा को नुकसान होता है। समाजवादी पार्टी का भी पूरा फोकस इसी वोट बैंक पर है। आपको क्या नुकसान और क्या नफा होने वाला है? चलिए मुनव्वर हसन, बिल्कुल ये इस पर नजर रहेगी और ईटीवी आप लोगों को दोबारा बुलाएगा नफे नुकसान जब नतीजे आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो बहस हर बार होती है और बहस से भागने की भी कोशिश होती है। सीधा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण और धार्मिक आधार पर वोट मांगने की जो रवायत है वो अब भी जारी है, और शायद यही वजह है कि कोई भी पार्टी, कोई भी दल हो, इसका मुंह नहीं छोड़ पाती, क्योंकि इससे जीत हार का पैमाना उत्तर प्रदेश में तय होता है। ऐसा राजनीतिक दल सोचते हैं। क्या जनता भी ऐसा सोचती है? ये हम जनता पर ही छोड़ते हैं। आज की बहस में इतना ही। आगे देखिए बैलेट ट्रैक।
मन का पिंजरा बिन मांगे दोस्तों, बेनी बाबू नेताजी के वफादार हैं। शिवपाल में भरत बलराम के किरदार हैं। आजम खां हमदर्द और मिलनसार है। झगड़े की जड़ को क्या कहा जाए, ठाकुर अमर सिंह का क्या किया जाए। अभी उन्होंने एक आलीशान ऐलान किया, मजनू राजा महिवाल को धो दिया। सकुचाते हुए अपने लब खोले और मुलायम जी के लिए जोर से बोले कि वो हमेशा के लिए मेरे दिल में है, यानी प्यार के सफर नहीं मंजिल में है। पता नहीं या उनका स्वार्थ है या कर्म, अर्थात हम दिल दे चुके हैं। हो सकता है ठाकुर साहब सशंकित हो, कहीं नेताजी पुत्र मोह से न ग्रसित हो। ऐसा हुआ तो धरती सरक जाएगी, दूसरी पार्टी ऐसा माल नहीं खपाएगी। अमर जी को यही नाटक रचाना होगा, नेताजी को बार बार अपने प्यार का एहसास कराना होगा। कचोट रहा है उन्हें एक और कलेश, कैसे पटेंगे आजम खान और अखिलेश। प्रोफेसर साहब का भी कुछ करना होगा, वरना राजनीतिक मौत मरना होगा। अभी तलक शिवपाल साथ साथ हैं, उनके आदेश सिरमात हैं। भले समाजवादी गाली दे रहे हैं, सफाई के सैनिक तो ताली दे रहे हैं। पिछले दिनों खून के आंसू रो दिया, युवाओं ने अपना विश्वास खो दिया। अब तो एक यही है मंजिल, ठिकाना बन गया है नेताजी का दिल। राजपूती शान को मिल गई मड़ैया जी, बुरा लगा हो तो सॉरी भैया। और चलते चलते कि दिल की बात ज़बां पर आए अब कैसा शर्माना है, दिल की बात ज़बां पर आए अब कैसा शर्माना है। प्रीत की चादर के पल्लू में एक पागल दीवाना है। राजनीति के मंच पर आज अनोखा भेद खुला देखो, नेताजी हैं अमर के दिल में एक नया अफसाना है।